नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीएचडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में कि सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता की कृषि की प्रक्रिया जो थी कैसे थी, और वो क्या उन लोग की जो प्रमुख फसल थे वो क्या थे, और वो सिंचाई के साधन क्या प्रयोग करते थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक करके बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे कृषि है कि कृषि के बारे में सिंधु सभ्यता से कृषि से भी क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता, पहले देखिए जब पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल क्या थे, तो हम लोग देखते हैं कि गेहूं और जौ है। क्या है? गेहूं और जौ है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जौ को किस शब्द से बुलाते थे, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में बना, तो यौ बोलते थे। क्या बोलते थे? यौ बोलते थे। आईएएस में क्वेश्चन बना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करते थे? तो बिल्कुल नहीं करते थे। इसका अपवाद सिर्फ हम लोग को मिला है कहाँ से? तो अफगानिस्तान के सुरतगोई से। ठीक, तो क्या करते थे वो? नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। हम लोग देखते हैं कि जो बाढ़ से बहा कर आई हुई, जैसे जो उर्वरता थी, जो मिट्टियों की जो उर्वरता थी, उससे लगता है कि बाढ़ की वजह से जो मिट्टियाँ आती थी, जो जलोढ़ मिट्टी होती थी, जो उर्वरता के हिसाब से बताया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो कृषि होते थे, जलोढ़ मिट्टी की तरह, जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरता होती थी, इसके वजह से हम लोग बताया जाता है कि वहाँ पे कृषि उन्नत स्थिति में थी। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, जब जियोग्राफी की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पे देखे थे कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग बोले थे कि एक खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, खादर और बांगर। खादर का मतलब नई और बांगर का मतलब पुराना। तो वही जलोढ़ मृदा यहाँ पे है। जलोढ़ मृदा की उर्वरता अभी बात करेंगे उसके बारे में, कैसे वो मिट्टी थी। दूसरी बात कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हम लोग को साक्ष्य मिले हैं फसलों के, उसके बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो फसल मिले हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे? तो जितने भी सिंधु स्थल हैं, सभी जगहों से हम लोग देखते हैं कि चावल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे कालीबंगा, हड़प्पा से साक्ष्य, लोथल से साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सभी स्थलों से साक्ष्य हम लोग को प्राप्त नहीं होते। तो आइए देखते हैं कृषि के बारे में, कृषि। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शिल्प, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कताई बुनाई कैसे करते थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कृषि, तो सिंधु जन का मुख्य उद्यम कृषि था। आर्थिक स्थिति हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक पहलुओं पर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आर्थिक पहलुओं में मैंने बताया है कि दो पक्ष में बात करेंगे, एक कृषि को लेंगे और दूसरा हम लोग व्यापार के पहलुओं पर बात करेंगे कि व्यापारिक की स्थिति क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, तो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कृषि, सिंधु जन का मुख्य उद्यम क्या था? तो कृषि था। सिंधु जन का मुख्य उद्यम क्या था? तो चार ऑप्शन रहेगा, कृषि रहेगा, व्यापार रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? तो कृषि। पहला क्वेश्चन पीसीएस का यहीं बना। अब देखिए इसकी उर्वरता, किसकी उर्वरता? कृषि की उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में, देखिए यहाँ पे सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। जब ये बाढ़ आती थी तो जो जलोढ़ मृदा थी, जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ हो जाती थी। और उपजाऊ जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक खादर, दूसरा बांगर। तो अधिक उपजाऊ हो जाती थी। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी आया, तो सिंधु नदी से आप कुछ स्थलों को लिंक करिए। जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। चरोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, तो उसको लिंक करिए यहाँ पे। कोटदीजी किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। खोज कौन किया है? उसको भी लिंक करिए आप। तो ऐसे आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से भी बताया जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा कि बाढ़ की वजह से भी उसका पतन हो गया। तो इस बाढ़ को वहाँ से फिर से एक बार हम लोग लिंक करेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता था, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कृषि उपकरण, मतलब कृषि के जो कृषि करने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता था, कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य से धातु के बने होते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कृषि, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनकी जो कृषि के जो उपकरण थे वो किसके बने होते थे? तो प्रस्तर और कांस्य के बने होते थे, कांस्य के बने होते थे। तांबा और टीन मिलाकर, तांबा प्लस टीन मिलाकर क्या करते थे?
तो कांसे का निर्माण करते। तो तांबा का भी होता रहा होगा, टीन का भी होता रहा होगा, और तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का प्रयोग किया गया, तो कांसा। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस उपकरण का, किस धातु के उपकरण का प्रयोग किया जाता था, तो तांबा। आईएएस में क्वेश्चन ये बना हुआ है। ठीक, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करेंगे तो वहाँ पे फिर से बात आएगी। अब देखिए, धातु के बने होते थे जैसे हल, कुदाल आदि। लेकिन देखिए यहाँ पे कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने होते थे जैसे हल एवं कुदाल आदि। अब देखिए, एक ऐसे इतिहासकार जिनका नाम डीडी कौशाम्बी का मत था कि सैंधववासी भारी हल से परिचित नहीं थे। देखिए यहाँ पे कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने होते थे जैसे हल और कुदाल। लेकिन एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डीडी कौशाम्बी, और इनका मत है कि सैंधववासी भारी हल से परिचित नहीं थे। लेकिन इनके मत को दो भाग, इनका जो मत था इनको देखते हैं कि खंडन कर दिया जाता है। खंडन कैसे कर दिया जाता है, तो हम बात कर रहे थे कि बहावलपुर, कहाँ से, बहावलपुर से बड़े बड़े हलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हल का टेराकोटा साक्ष्य प्राप्त होता है, कहाँ से, कालीबंगा से। तो पहली मत तो ये हो गया कि भारी हल से, तो भारी हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बहावलपुर से। ठीक, तो बहावलपुर से एक मत से खंडन हो चुका। लेकिन चलिए ठीक है भाई कि एक स्थल से मिला है तो हम कह सकते हैं कि भारी हल से परिचित नहीं थे। लेकिन दूसरा बात भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुनिए, दूसरी बात ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खेतों की जुताई हो रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम गहराई तक जुताई हो रही है, एकदम गहराई तक जुताई हो रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये हल के द्वारा ये जुताई या खुदाई नहीं हो सकती है, वो भारी हल ही कर सकता है। तो यहाँ से भी दूसरे मत से भी इनके बातों को खंडन कर दिया जाता है। तो बस बात याद रखिएगा कि डीडी कौशाम्बी का मत था कि सैंधववासी भारी हल से परिचित नहीं थे। ठीक, अब देखिए इधर आइए, मुख्य फसल क्या थे सैंधववासियों के, मुख्य फसल क्या थे, तो गेहूं और जौ थे। क्या थे, गेहूं और जौ थे, गेहूं और जौ थे। ठीक, मार्कर चल नहीं रहा है, गेहूं और जौ थे। ठीक, यहाँ देखिए गेहूं और जौ थे। जौ को क्या बोलते थे, तो यौ बोलते थे। क्या बोलते थे, यौ बोलते थे। अब देखिए अन्य फसल, सिंधु घाटी सभ्यता से अन्य फसल क्या प्राप्त हुआ है, कपास। कपास का साक्ष्य मैं बताया हूँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। लेकिन कपासी वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। मटर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तिल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बाजरा का देखिए यहाँ पे बाजरा है, बाजरा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सैंधव जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। तो पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कितने फसलों की जानकारी थी, तो 9 फसलों की। अब देखिए यहाँ पे तरकाई किला से गेहूँ, जौ, खेत के मटर तथा अनाज काटने के हाशिए भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तरकाई किले से क्या मिला है, गेहूँ, जौ, खेत के मटर तथा अनाज काटने के हाशिए भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तरकाई किला से। यहाँ देखिए हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा से चावल के साक्ष्य मिले। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो 3 इसमें से रहेगा, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, और एक अलग रहेगा। एक इसमें से एक रहेगा, 3 अलग रहेगा, उसमें से आपको टिक करना रहेगा। तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब देखिए हड़प्पा से कपास, मेहंदी और अंगूर के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, अंगूर, यहाँ देखिए मेहंदी और कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इधर सिंचाई के साधन क्या थे, सिंचाई के साधन, तो हम लोग देखते हैं कि नहरों का प्रयोग नहीं करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो ये बात याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। इसका अपवाद कहाँ से मिला है, तो सोर्तगई से। कहाँ है सोर्तगई, तो अफगानिस्तान में। तो सिंचाई के साधन के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो कुओं का प्रयोग करते थे। किसका, कुआं का प्रयोग करते थे। तालाब का प्रयोग करते थे, तालाब। और यहाँ पे जो बाढ़ है, कहाँ गई बाढ़, बाढ़ से कृषि होती थी, वर्षा से कृषि होती थी। तो वर्षा, तालाब, कुआं, बाढ़ है, लेकिन नहर का प्रयोग नहीं होता था। ऐसे ही मंदिरों का भी प्रयोग नहीं होता था, खुले जगहों पे क्या बोलते हैं, पूजा पाठ होता था। अब देखिए धौलावीरा से एक उन्नत शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुआ है। यही जलकुंड बता रहा है, क्या कर रहा है, बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जलकुंडों के माध्यम से भी कृषि करते थे। अब देखिए
पशु कृषि एवं यातायात के साधन थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो पशुओं का। कृषि के यातायात के प्रयोग किससे करते थे? तो पशुओं से। अब देखिए यहाँ पे नसेदी नगर पशुपालकों का केंद्र था। मैं ये भी बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालक भी थे, वो पशुओं को पालते थे। ठीक, यहाँ देखिए गाय, घोड़ा, ऊँट, एक श्रृंगी पशु की वो पूजा भी कर रहे हैं। बताया हूँ मैं, पशुपतिनाथ शिव की भी पूजा कर रहे हैं। गाय, घोड़ा और ऊँट का मोहर पर अंकन नहीं है। गाय, घोड़ा और ऊँट 3 ऐसे जानवर हैं। पहली बात तो यहाँ पे फसल की बात हो रही है, तो ईख से भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईख से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। गाय, घोड़ा एवं ऊँटों का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये IAS में बना कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे किस जानवर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो गाय, घोड़ा और ऊँट का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, जब बात हो रही है कि पशुपालक थे भाई, तो मैं ये भी बताया हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है रोपर। रोपर से हम लोग देखते हैं कि मालिकों के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। IAS में क्वेश्चन बना हुआ है। कालीबंगा से मालिकों के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा से माँ के साथ बच्चे को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। तो कुत्ते से परिचित थे। बुरजोम से मैंने बताया कि वहाँ से क्या बोलते हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइए? तो बुरजोम से। तो ये रहा हम लोग का कृषि वाला पहलू, कृषि के बारे में बात किए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक जो उन सबों की नीतियाँ थी, व्यापारिक जो संगठन था उसके बारे में, और आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था में व्यापार की क्या भूमिका थी उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी हम लोग देखते हैं कि कृषि और फिर पशुपालन को, कृषि और व्यापार को एक साथ लिंक करेंगे और देखेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में इन दोनों का संतुलन था? तो बिल्कुल था, उसके बारे में बात करेंगे। शिल्प के बारे में बात करेंगे कि शिल्पकारों जो कताई बुनाई कर रहे थे उसके बारे में क्या था और उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शिल्प और व्यापार को लेकर बात करेंगे। धन्यवाद।